मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती जो है, थोड़ा सा आवाज़ बीमार है लड़की, जुकाम उखाम हो रहा है। तो हम लोगों ने जो है शुरू किया था, महाजनपद पढ़ा दिया था मैंने। कितने महाजनपद थे बताओ भाई? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे और उसमें वत्स की राजधानी बताओ। वत्स एक महाजनपद था, वत्स कौशाम्बी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और पांचाल की राजधानी आइछत्र। कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल था पांचाल में? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद और बरेली और बदायूं, ये वाला क्षेत्र शामिल था। और अंग देश की राजधानी क्या थी? चंपा चमेली। चंपा, अरे इसे याद क्या रखो, चंपा चमेली ऐसे याद क्या करो, ट्रिक से याद क्या करो। नहीं, चंपा ही थी, लेकिन चमेली साथ में जोड़ दोगे तो याद रहेगा ना चंपा। चंपा चमेली मत याद करो। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप किसी उससे ऑब्जेक्ट से रिलेट कर देते हो तो आसानी से वो हमेशा याद बना रहता है। ठीक है। और इसके अलावा कौशल की राजधानी, दोनों राजधानी बताओ कौशल की। श्रावस्ती और साकेत। और इसके अलावा सूरसेन की राजधानी आगरा किस महाजनपद का हिस्सा था? सूरसेन। ठीक है, ब्रजमंडल में है आगरा ना। और काशी की राजधानी वाराणसी। का नाम वाराणसी कैसे पड़ा? वरुणा और 80 नदियों के घाट पर स्थित है वाराणसी। ठीक है। तो अब देखो ये 16 महाजनपद किस तरीके से बने, वो सारा हम लोगों ने देख लिया था कि धीरे धीरे जो है लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया था कृषि के क्षेत्र में। तो इस तरीके से आर्थिक क्रांति आई, तो काफ़ी मात्रा में जो है मतलब उत्पादन हुआ, जिसके कारण सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, ये सब क्रांतियाँ आई। अब इसी कड़ी में आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अब जो है कुछ जो राज थे वो काफ़ी शक्तिशाली निकल करके आए। 16 महाजनपदों में 4 ऐसे राज्य थे जो काफ़ी शक्तिशाली निकल करके आए। बताओ कौन कौन से 4 राज्य थे जो शक्तिशाली? मगध, अध, वत्स और कौशल। ये वाला जो है 4 ऐसे राज्य थे जो मगध मतलब वो शक्तिशाली थे। कहाँ पर था ये? एक तो मगध था यहाँ पर, जो पटना के आसपास वाला क्षेत्र था मगध। और दूसरा क्या था? वत्स था। और कौशल भी था ना। और एक था अवंती। ठीक है। तो ये 4 ऐसे जो है महाजनपद थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे। अब देखो एक कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को। तो बाकी 16 महाजनपदों में जो है बहुत ऐसे जनपद थे, महाजनपद थे जो अपेक्षाकृत जो है कमज़ोर थे, और इनमें ये 4 जो है शक्तिशाली थे। तो इन्होंने धीरे धीरे लीलना शुरू किया छोटे महाजनपदों को। अब लीलने का कारण क्या था? इनका जो स्थान था, ये सब जहाँ पर थे, यहाँ पर एक तो प्राकृतिक संपदा थी इनके पास में, वन थे, अरण्य थे, जंगल थे, और दूसरा लोहे जैसे खनिज पदार्थ वगैरह थे। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने हथियार औजार बनाया और अपनी एक बड़ी सेना खड़ी की। जंगल में हाथी होते थे और जो है घोड़े वगैरह, घुड़सवार सैनिक, इन्होंने घोड़े की सेना तैयार की और हाथी की सेना तैयार की। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये अपना राज बढ़ाते चले गए। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो स्थिति जो किसकी थी? मगध की थी। मगध की जो है, मगध जो आज का पटना वाला क्षेत्र है, पटना गंगा के नीचे वाला क्षेत्र जो मगध का, या फिर उस जो है उसका, इसी को मागधी क्षेत्र वो बोलते हैं इस मगध के नाम पर ही। तो ये क्षेत्र ऐसा था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ये मजबूत था। यहीं पर आसपास जो है लोहे की खानें पाई जाती थीं। आज भी लोहे की खदान इधर पाई जाती हैं इसके आसपास वाले क्षेत्र में, नज़दीक के। और इसके अलावा जो है
ये क्षेत्र जो है जलद्रुग हुआ करता है, नदियों के जो है पूरा जाल बिछा हुआ है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र को जलद्रुग, अब नदियों के माध्यम से जो है, एक तो पहली बात विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, विदेशी आक्रमण कौन, आसपास के जो है महाजनपद थे उनके आक्रमण से सुरक्षा। भाई अब तो नदियां आप आसानी से पुल बन गए, आर पार जा सकते हो, लेकिन इस क्षेत्र में बाढ़ें ज़्यादा आती हैं यहाँ की अपेक्षा। जितना आप जो है नदियों में आगे बढ़ते जाओगे पूरब की तरफ, तो गंगा वगैरह में बाढ़ यहाँ ज़्यादा आती हैं। तो गंगा नदी का और सहायक नदियों का उसका जो वो होता है, क्या नाम है, जो घाटी होती है, वैली होती है, वो ज़्यादा दूर तक फैल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ तक मगध में जो है इन लोगों को आ पाना आसान नहीं था दूसरे महाजनपदों को। तो इसलिए मगध जो है इसका उत्कर्ष बढ़ता चला जा रहा था। एक तो यहाँ पर संसाधनों की प्राप्ति, जिसमें लोहा हो गया, कोयला हो गया, कोयला प्राप्त होता था तो कोयले से लोहे को, मतलब कोयला जला करके लोहे को शुद्ध किया जाता था, उससे हथियार औजार बनाया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जंगल थे, तो जंगल में हाथी वगैरह थी, तो इन्होंने घुड़सवार सैनिक और हाथी सैनिक सेना बढ़ाई और इस तरीके से इन्होंने प्राकृतिक संपदा पर पूरा जो है काबिज था। तो इनको भी जो कौशल थे, वत्स से अवंती थे, ये जो शक्तिशाली साम्राज्य इसमें बन करके आ रहे थे राज महाजनपद, उनको भी ये लीलने लगा। कौन? मगध। तो मगध का इस तरीके से उत्कर्ष होता है, मगध का इस तरीके से उत्कर्ष होता है। मगध जो है एक स्थापित साम्राज्य जो है धीरे धीरे बनता चला जाता है। भाई देखो, हमने वहाँ से देखा था ऋग्वैदिक समाज से कि एक परिवार होता है, परिवार के बाद में फिर कुल बनता है, ठीक है, कुल के बाद में ग्राम बनता है, ग्राम के बाद में विश्व बनता है, विश्व के बाद में जन बनता है, जन के बाद जनपद बनता है, फिर महाजनपद बना। अब महाजनपद के बाद में क्या बनेगा, जब कई महाजनपद को जीत लेंगे तो फिर राज्य बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, और राज्य का जब विस्तार हो जाएगा तो फिर वो साम्राज्य बन जाएगा। और साम्राज्य का जो राजा होता था वो एकराट कहलाता था। हमने उत्तर वैदिक काल में जब पढ़ाया था कि उत्तर वाला राजा जो होगा वो क्या कहलाएगा, विराट कहलाता था, और दक्षिण वाला राजा भोज कहलाता था, भूल गए, और पूर्व वाला राजा सम्राट कहलाता था, पश्चिम वाला स्वराट कहलाता था। अब यहाँ पर एकराट का कंसेप्ट आपको दिखाई देगा, और इन जो चारों क्षेत्रों को जो जीत लेता था उसको क्या कहा जाता था, एकराट। लेकिन एक ही एकराट यहाँ हुआ है अभी शुरुआत में, अभी तक नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि केंद्र और इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में जीतने वाले अलग अलग नाम से जाने गए, और जो इन चारों क्षेत्रों को जीत लेता है उसको क्या कहा जाता है, एकराट। तो महापद्म नंद पहला एकराट होता है भारत साम्राज्य का। उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन महापद्म नंद जो है एकराट के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मगध में उत्कर्ष जो हुआ एकदम से नहीं हुआ कि मगध एकदम से पूरे भारत में जो है छा गया, ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ है। यहाँ पर इसकी राजवंशों की जो है एक सूची में दिखाई देती है, जो राजवंश आए हुए हैं। अब इनकी सूची कहाँ से पता चलती है, एक तो हमने 2 ग्रंथ बताए थे, भगवती सूत्र, और दूसरा जैन ग्रंथ, जैन धर्म का एक जो है भगवती सूत्र ग्रंथ था, और दूसरा ग्रंथ क्या था, बौद्ध धर्म का, भूल गए, बौद्ध है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, याद रखा करो। और भगवती सूत्र किसका है, जैन धर्म का। और एक चौथा वेद है जिसका क्या नाम है, अथर्ववेद। तो इन तीनों साहित्यों से पता चलता है कि मगध जो है एक समृद्धशाली राज्य बनता जा रहा था। किससे, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और अथर्ववेद से। देखो, जो नए बच्चे बैठे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अभी रोचकता बनेगी। इस इतिहास है, जब तक पहले शुरुआत का आप नहीं देखोगे, मतलब नहीं समझोगे, तब तक थोड़ा सा ये सब आपको पता नहीं चल रहा होगा, अथर्ववेद क्या चीज़ है, कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए पुराना इतिहास देखना पड़ेगा, जो हमारे वीडियोज हैं वहाँ से देख लेना। तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, और अथर्ववेद जो है चतुर्वेदों में चौथा वेद है, ठीक है। तो इनसे पता चलता है कि मगध का उत्कर्ष हो रहा था। कब, जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, जब महाजनपद स्थापित हो गए थे, तो लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास में जो है काफ़ी संपन्न हो गया था ये। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर इनकी वंशावलियाँ दिखाई देती है, राजवंश दिखाई देता है, किस तरीके से जो है मगध जो है बढ़ता चला गया। राजवंश का मतलब देखो, जब राजा होता है तो जरूरी नहीं कि एक ही घर का राजा रहे वहाँ पर। जब कोई शक्तिशाली दूसरा व्यक्ति, अगर उसी में से कोई सैनिक हो सकता है, कोई सामंत हो सकता है, जब वो शक्तिशाली हो जाता है तो फिर पुराने राजा जो कि अपने मतलब कमजोरी के कारण उनके द्वारा मार दिया जाता है या फिर गद्दी से हटा दिया जाता है। फिर वो जब बैठता है दूसरा राजा,
तो फिर अपने नाम से या अपने कुल के नाम से दूसरे राजवंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, रांग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इसके बाद में गुप्त वंश भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मगध पर बारी बारी से ये विभिन्न वंश दिखाई देते हैं। अब ये वंश क्या है, मतलब एक इस वंश का जैसे बृहद्रथ वंश है, अब इस वंश के जो है पिता पुत्र शासन किए होंगे तो ये एक वंश का हो गया। फिर जैसे ही उस वंश के लास्ट व्यक्ति को किसी दूसरे जो है व्यक्ति ने मारा, किसी सैनिक ने या किसी उसको या पदच्युत कर दिया, सत्ता से हटा दिया, फिर वो सत्ता में काबिज हो गया, तो वो अपने नाम से या अपने वंश के आधार पर वो वंश का नामकरण करेगा। ठीक है, ये समझ गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, राजवंश। तो यहाँ पर हमको, हालांकि इसका कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है बृहद्रथ वंश का, ये महाभारत वगैरह में दिखाई देगा आपको। और दूसरा क्या है, हर्यंक वंश, यहाँ से जो है जो प्राचीन इतिहास है मगध के उत्कर्ष का, यहाँ से शुरू होता है, इसके लिखित स्रोत यहीं से मिलते हैं हर्यंक वंश के बारे में। तो पहले हम बृहद्रथ वंश का, इसीलिए इसके टाइम के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए इसको अज्ञात में रखा गया है। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा हम लोग डीएनए करेंगे। फिर हर्यंक वंश जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा जब वंश चलेगा ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस मतलब हिस्ट्री में कोई भी प्रश्न आते हैं तो इनसे नहीं आते हैं, ज़्यादातर समय से नहीं आते हैं, इनके राजाओं का और इनके बारे में किए गए कार्य से पूछ लेता है। तो हर्यंक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं 545 ईसा पूर्व भी मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, तो वो आप जो है इसमें दिक्कत मत करना, 545 या 544 एक वर्ष का आगे पीछे हो सकता है, कुछ किताबों में 545 भी लिखा मिलता है। और नागवंश जो कि इसको शिशु नागवंश भी कहते हैं, इसको शिशु नागवंश भी कहते हैं। ठीक है, शिशु नागवंश भी कहते हैं या फिर इसको नागवंश। शिशु नाग नामक एक जो है सैनिक ने इस वंश की स्थापना की थी, सामंत जो है वो राज्यपाल था, उसने इसकी स्थापना की थी, तो इसलिए उसने अपने इस वंश का नाम क्या रखा, नागवंश। इसके झंडे पर नाग बना रहता था बाकायदा, जो राज्य का झंडा होता है, जैसे भारत के झंडा हो तिरंगा है, ऐसे ही राज्यों के झंडे होते थे, तो उसके झंडे पर नाग बना रहता था, इसलिए नागवंश के नाम से या शिशु नागवंश के नाम से जाना गया। और इसका समय जो होता है 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक रहता है। और इसके बाद में नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, और मौर्य वंश 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ये जो है मौर्य वंश की वंशावली है, जो कि ये लगातार कंटिन्यूअस चलते हैं। हमने यहाँ पर गुप्त वंश का नाम इसलिए नहीं डाला क्योंकि मौर्य वंश के बाद में अब यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियाँ जो है उफान मारने लगेंगी, तो गुप्त वंश काफ़ी समय बाद आता है मगध पर, तो इसलिए उसको अलग से जो है देखेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये काफ़ी जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम दो वंश को आज जो है डीएनए करेंगे, बृहद्रथ वंश और हर्यंक वंश का। और उसके बाद में फिर हम अगले लेक्चर में नागवंश और नंदवंश, फिर मौर्य वंश काफ़ी बड़ा है तो उसको अलग से देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसको किसने स्थापित किया। बृहद्रथ वंश की स्थापना जो की थी, किसने की थी, इसी ने, बृहद्रथ वंश ने ही, बृहद्रथ नाम के व्यक्ति ने ही की थी। किसने की थी, बृहद्रथ नाम के व्यक्ति ने की थी, इसलिए इस वंश का नाम रखा गया बृहद्रथ। तो इधर हम संस्थापक लिख सकते हैं, इधर हम क्या लिख सकते हैं, संस्थापक की किसने इसकी स्थापना की, तो ये भी याद रखना है। तो बृहद्रथ वंश की स्थापना स्वयं बृहद्रथ ने की थी। ठीक है, और हर्यंक वंश की स्थापना जो है यहाँ पर दो व्यक्ति देखने को मिलते हैं, एक जो है भट्टिये। अब यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा कि 400 वो 545 क्या है और 544 क्या है। देखो यहाँ पर एक जो है सामंत था बृहद्रथ वंश का, कौन था, सामंत का नाम था भट्टिये। क्या नाम था, भट्टिये, सामंत भट्टिये। तो सामंत भट्टिये ने 545 ईसा पूर्व में बीसी में जो इसका बृहद्रथ वंश का आखिरी शासक था उसको क्या कर देता है, मार देता है, और वहाँ पर उसने हर्यंक वंश की स्थापना की। लेकिन ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, तो इसके बारे में इतिहास में ज़्यादा हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, और दूसरा जो हर्यंक वंश का महत्वपूर्ण जो राजा होता है उसका नाम होता है बिंबिसार। क्या नाम होता है, बिंबिसार। ठीक है, तो बिंबिसार ये 1 साल रहता है बदिये 500, भट्टिये जो है 545 से 544 तक, 545 से 544 तक। यहाँ पर समय उल्टा चलता है, जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। 545 हालांकि बड़ा होता है 544 से, लेकिन यहाँ पर उल्टा समय चलता है। बीसी ईसा पूर्व में जो है उल्टी गिनती चलती है। तो 545 से 544 जो है इसका शासनकाल रहता है। इसीलिए कहीं कहीं इतिहास में हर्यंक वंश का समय 544 से और 412 माना जाता है। यही सही है, क्योंकि बिंबिसार जो था एक शक्तिशाली शासक था, हाँ शक्तिशाली शासक था, और इसने जो है हर्यंक वंश पर 544 में सत्ता स्थापित की। तो वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, बिंबिसार को। तो हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिंबिसार था।
यही प्रश्न में पूछा जाता है। भट्टिये के बारे में नहीं आता है प्रश्न में, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि बाय द वे अगर कहीं इसका नाम आ जाए भट्टिये का तो आप ध्यान रखना। लेकिन बिम्बिसार का यहीं से इतिहास शुरू होता है। तो वास्तविक संस्थापक यही था। और ये महात्मा बुद्ध जी का क्या था? समकालीन था और शिष्य भी था, समकालीन था। इसी ने जो है एक विहार दान दिया था। क्या नाम था उस विहार का? बिम्बिसार ने महात्मा बुद्ध जी को पलटो, ठीक, काशी दिया था। और इसके बाद में नागवंश है, ठीक है, शिशुनाग, हरेक वंश के जो है नागदशक आखिरी शासक था, उसकी हत्या करके नागवंश की जो स्थापना कौन करता है? शिशुनाग। तो शिशुनाग इसका संस्थापक था। इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग, जो कि बनारस का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? बनारस का गवर्नर था। सामंत कह सकते हो, गवर्नर कह सकते हो, बनारस का गवर्नर था शिशुपाल। तो इसने जो है नागवंश की स्थापना की। इसके बाद में आता है नंदवंश। कौन सा? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। अब यहाँ पर बड़ी रोचक कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर एक जो है नाई होता है। इतिहास में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महापद्मनंद जो कि उग्रसेन के नाम से जाना जाता था, उग्रसेन था, और ये महापद्मनंद के नाम से भी जाना गया है। तो इसकी स्थापना, नंदवंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। महापद्म गलत लिख गया है, महानंद पद्म लिख दिया। महापद्मनंद ने किसकी स्थापना की? नंदवंश की, ठीक है। तो नंदवंश की स्थापना की। और उसके बाद में आ जाता है मौर्य वंश। इसको तो जानते ही हो, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की, नंदवंश के आखिरी शासक धनानंद की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की, ठीक है। तो आज हम लोग जो है बृहद्रथ वंश, हर्यंक वंश, इन दोनों टॉपिक को देखते हैं। ये आपने लिख लिया। इस तरीके से ये क्या है? राजवंश है, मगध वंश का ये राजवंश है जो मौर्य वंश तक चलता है, ठीक है। अब हम पहला वंश लेंगे बृहद्रथ वंश। इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बृहद्रथ जो था इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है, और एक संस्थापक था। तो बृहद्रथ के बारे में सिर्फ इतना पता चलता है कि इसकी 2 पत्नियां थीं। कितनी पत्नियां थीं? 2 पत्नियां थीं। और इनकी 2 पत्नियों के कोई भी पुत्र नहीं थे। 2 पत्नियों के कोई भी पुत्र नहीं थे। तो इसने जो है क्या किया? अब उस समय यज्ञ वगैरह के विधान थे, तो पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए इसने क्या किया? यज्ञ किया, ठीक है, यज्ञ किया। इस तरीके से जो है यज्ञ बनाया जाता है ना, कुछ ऐसे ही, ऐसे होता है ना यज्ञशाला में, ऐसे इसमें हवन वन करते हैं। तो ये यज्ञ कर रहा था, ठीक है। उस समय यज्ञ कौन कराता था? पुरोहित, यज्ञ पुरोहित कराता था। तो यज्ञ करा रहा था। अब उसको यज्ञ रहा होगा पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर जब ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी, तो यज्ञ से एक जो है राक्षसी पैदा होती है। एक राक्षसी निकल करके आती है, ठीक है। उस राक्षसी का नाम था जरा। क्या नाम था? जरा नाम की राक्षसी आई। तो उसने इनसे, बृहद्रथ से पूछा कि क्या विषय आपकी, क्या चाहिए आपको? तो कहा हमें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी चाहिए, पुत्र चाहिए, ठीक है, ये सेब ले लो। एक सेब दे करके चली गई। कई सेब ले लो। और राजा सेब लेकर के, कौन? बृहद्रथ, अपने महल जाता है। और उसकी पत्नियां कितनी थी? 2। अब दे दिया एक पत्नी को। अब दोनों पत्नियां इसकी प्यारी थीं, दोनों ने आधा आधा खा लिया, और आधा खा लिया। उसके बाद में जो है जब बच्चे पैदा हुए तो दोनों के आधे आधे बच्चे पैदा हुए, आधा एक पत्नी को, आधा एक पत्नी को। तो इस तरीके से आधे आधे पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब राजा बड़ा संकट में, और दोनों पुत्रों को जो है जब एक जगह सुलाया गया तो फिर दोनों जुड़ गए, आपस में जुड़ गए। तो इसका नाम रखा गया जरासंध। उस पुत्र का क्या नाम रखा गया? जरासंध। संध शब्द किससे बना है? संधि से। संध शब्द किससे बना है? संधि से। और संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जरासंध कैसे पैदा हुआ? आधे आधे भाग से जोड़ करके पैदा किया गया। महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो जरासंध इस बृहद्रथ का बेटा जो कि यज्ञ से पैदा होता है, यज्ञ के मतलब उससे पैदा होता है, तो इसका नाम था जरासंध। तो जरासंध जो है इस समय इसका पुत्र राजा बनता है बृहद्रथ के बाद।
जरासंध राजा बनता है। अब जरासंध बहुत थोड़ा सा आतताई टाइप का राजा था। अब ये चूँकि यज्ञ से पैदा हुआ है, शक्तिशाली था, पावर थे, तो ये लल्ला से भी युद्ध कर बैठा। लल्ला कौन? कान्हा जी। कृष्ण जी से भी इसने कई युद्ध किए हैं, कृष्ण जी से भी। अब देखो महाभारत कहीं बहुत ज़्यादा समय का नहीं है अगर इसकी बात करें, और जो है तो फिर ये लल्ला से भी युद्ध करता है, कृष्ण जी से भी युद्ध करता है, और कई युद्ध करता है, एक युद्ध नहीं, बार बार हार जाता है। अब इसको चाहे चीर दो चाहे फाड़ दो फिर जुड़ जाता था। ये इसको ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि ये मारा भी जाता था फिर जुड़ जाता था, तो मरता ही नहीं था। तो कृष्ण से कई बार हारा युद्ध में, हारता था युद्ध में बार बार। इसके बाद में जो है भीम से इसका एक मल्ल युद्ध होता है। अब कृष्ण जी इसको मारने के लिए एक चाल चलते हैं, जरासंध को मारने के लिए एक चाल चलते हैं, और भीम को तैयार करते हैं इसके युद्ध के लिए, मल्ल युद्ध के लिए। मल्ल युद्ध वही कुश्ती दंगल टाइप का। तो मल्ल युद्ध जो है जरासंध का किससे होता है? भीम से, ठीक है। तो भीम से जब युद्ध होता है तो ये बार बार, भीम तो शक्तिशाली थे ही, टांग पकड़े और खींच के चीर दे बीच से और फेंक दे, एक उधर गिरा एक इधर गिरा, फिर आपस में जुड़ जाए, हाँ फिर आपस में जुड़ जाए। तब उन्होंने जो है इशारा किया, कान्हा जी ने इशारा किया कि इसको तिर्यक फेंको। तिर्यक मतलब एक दूसरी, हाँ अगर इधर से खींचा है तो इसको इस दिशा में खींचो, इधर वाला खींचा है तो इसको इस दिशा में फेंको। तो तिर्यक जब फेंका गया तब नहीं जुड़ पाया और जरासंध वहीं पर क्या हो जाता है? मर जाता है, ठीक है। तो जरासंध की स्टोरी ये रही। ये कौन से वंश से था? बृहद्रथ वंश से था, ठीक है। और इसके बाद में और कई राजा आते हैं लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसी का बृहद्रथ वंश का ही एक आखिरी राजा जिसको जानकारी मिलती है, रिपुंजय। क्या नाम था? रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का आखिरी शासक कौन था? रिपुंजय, ठीक है। तो रिपुंजय इसको जो है हर्यक वंश की स्थापना करता है, भट्टिये। तो एक सामंत था भट्टिये जो है, इसी का रिपुंजय का सामंत था, और उसने क्या किया? रिपुंजय की हत्या कर दी। और मगध पर किस वंश की स्थापना करता है? हर्यंक वंश की स्थापना कौन करता है? भट्टिये, ठीक है, जो कि 545 ईसा पूर्व के आसपास में जो है, ठीक है, 545 बीसी के आसपास यहाँ पर स्थापित करता है रिपुंजय कुमार करके। कौन? भट्टिये, ठीक है। अब हम लोग हर्यंक वंश का देखेंगे यहाँ पर कहानी। ये समझ गए बृहद्रथ वंश की कहानी? महाभारत से हो गया इसकी वो कुश्ती, ठीक है। अब आप महाभारत देखोगे तो इन सब चीज़ों को रिलेट करोगे, समझ में आएगा सही से, ठीक है। तो अब हर्यंक वंश की बात करेंगे। यहीं से वास्तव में जो प्राचीन इतिहास है मगध का, वो यहीं से शुरू होता है, हर्यंक वंश से। कहाँ से शुरू होता है? हर्यंक वंश से। हर्यंक वंश का इसका एक नाम और है, पितृहंता वंश। कौन सा? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किसको? हर्यंक वंश को। पितृहंता का मतलब पिता की ये हत्या करता था। यहाँ पे जो पुत्र होते थे अपनी पिता की हत्या करके और राजा बन जाते थे, इसीलिए इस वंश को क्या कहा गया है? पितृहंता वंश। तो इसका जो वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, एक राजा होता है बिंदुसार और एक राजा है बिंबिसार, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग काल के राजा हैं। ये बिंदुसार जो है ये मौर्य राजा है। कौन था? मौर्य वंश का राजा है, जो अशोक का क्या था? पिता। अशोक का पिता था बिंदुसार, ठीक है। और लड़का किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार और बिंबिसार थोड़ा सा अंतर है, सार दोनों में है, बा से शुरू होता है। तो ये जो है बिंबसार ये हो गया। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो अभी कैसे निकल आएगा? बिंदुसार, ठीक है। ये सार कट गया और ये बी आई कट गया और इसमें एन बचा, इसमें एम बचा। अब कौन सा पहले आएगा अक्षर अंग्रेजी में? एम आएगा कि एन आएगा? एम आएगा। तो फिर आप ध्यान रख सकते हो कि बिंबिसार पहले आएगा, बिंदुसार से बिंबिसार पहले आएगा। और बिंबिसार किसका संस्थापक था? हर्यंक वंश का। किस राजवंश का संस्थापक था? हर्यंक वंश का, ठीक है। वास्तविक संस्थापक था। अगर आपके ऑप्शन में प्रश्न अगर आए कि हर्यंक वंश की स्थापना किसने की, अगर भट्टिये भी दिया है तो आप भट्टिये लगाओगे। अगर देता है कि हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। अगर भट्टिये दिया है तो भी भट्टिये नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? बिंबिसार लगाओगे। वास्तविक संस्थापक
एक्चुअल जो फाउंडर था वो बिंबिसार ही था। ठीक है, अब ये बिंबिसार देखो उस समय जो है अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए 4 तरीके से जो है षड्यंत्र करता था राजा, 4 प्रकार से कार्य करता था। एक तो पहले क्या करता था, मित्र बनाता था, पड़ोसी राज्य को मित्र बनाया जाता था। अगर मित्र नहीं बना तो फिर वहाँ विवाह कर लेता था, अपनी शादी कर लेता था, अपने पुत्र की शादी करवा करके संबंध बना लेता था। अगर इससे भी नहीं माना तो फिर संधि करता था। क्या करता था? संधि होते नहीं, कुछ बात पे हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा कर लें, फिर कहे ठीक है ये बात हमारी मानी जाएगी, ये बात तुम्हारी, तो ये संधि। और अगर संधि से बात नहीं बनती थी तो लास्ट में क्या होता था? आक्रमण। लास्ट में क्या होता था? आक्रमण। तो ये 4 ऐसे तरीके होते थे उस समय राज्य के विस्तार करने के। राज्य के विस्तार के लिए 4 ऐसे तरीके, हथकंडे अपनाए जाते थे, मित्रता करके, शादी करके, संधि करके और आक्रमण करके। ठीक है, तो इन 4 में से 2 का इस्तेमाल किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। ऐसा, हाँ, बिंबिसार ने इन 4 में से 2 हथकंडों का इस्तेमाल किया था, वो देखते हैं। हाँ, बिंबिसार, ऐसा इसके बारे में पता चलता है कि ये 3 जो महाजनपद थे, 3 महाजनपदों से ये वैवाहिक संबंध बनाता है। 3 अरे शांति से निकल जाओ। 3 महाजनपदों से ये क्या करता है? वैवाहिक संबंध बनाता है। ठीक है, अब ये इसको मानचित्र में देखो पहले। सीटी बजा रहा है लड़का। सीटी उसको मिल गई वहाँ से, क्या नाम है, गेम वाले सर से। ठीक है, एक तो जो है आपका था कौशल, और यहाँ पर मगध है, यहाँ पर है मगध। ठीक है, यहाँ पर मगध है, और जो है इस यहाँ पर एक साम्राज्य था वज्जी। क्या था? वज्जी। यहाँ पर काशी। देखो ये क्या करता है, शांति से निकल जाओ, ठीक है, डिस्टर्ब ना करो। देखो ये क्या करता है, बिंबिसार क्या करता है, वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी ना, वैशाली थी वज्जी की राजधानी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत। कौशल काशी को अपने कब्जे में कर लेता है। कौशल एक, मैंने बताया, शक्तिशाली साम्राज्य था, मतलब राज्य था, तो इसने काशी को अपने कब्जे में कर रखा था। अब जो बिंबिसार था, जो मगध का, काशी इसके पड़ोस में था, तो काशी पे इसकी नज़र थी। बिंबिसार की नज़र कहाँ थी? काशी पर थी। तो काशी को पाने के लिए, अब काशी किसके अंडर में था? कौशल। और कौशल का राजा उस समय था प्रसेनजीत। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत के पास जाता है वैवाहिक संबंध लेकर के कि तुम अपनी जो है, हाँ, अपनी पुत्री की शादी कर दो। प्रसेनजीत जो है, अपनी पुत्री नहीं, बहन सॉरी, तो प्रसेनजीत की बहन का नाम था महाकोशला। क्या नाम था? महाकोशला देवी। तो महाकोशला देवी से शादी कर लेता है कौन? बिंबिसार। और महाकोशला देवी काफ़ी खर्चीलू थी, वो जो है लाली लिपस्टिक बहुत लगाती, सौंदर्य प्रसाधन का बहुत उपयोग करती थी। तो इसलिए राजा जो है उसके लिए व्यवस्था कर दिया। क्या कर दिया? कहा काशी तुमको दहेज में दे देते हैं। देखो पहले, अब तो दहेज में लोहा लक्कड़ और ये सब चलता है, मतलब आइक बाइक कार पार, उस समय पूरा राज्य ही दे दिया जाता था। तब कितना ज़्यादा दहेज प्रथा रही होगी। तो कौशल नरेश ने, जो काशी इसके अंडर में था, काशी को दे दिया। किस लिए? कि कम से कम उसका खर्चा चलता रहे, हमारी जो है बहन का खर्चा चलता रहे। प्रसेनजीत जो महाकोशला देवी के नाम से जानी जाती थी, तो उसका खर्चा चलता रहे। तो यहाँ पर इसको शादी करते ही, कहाँ से? कौशल से शादी करते ही महाकोशला देवी से, कौशल की जो उसकी बहन थी प्रसेनजीत की, क्या नाम था? महाकोशला। ठीक है, तो महाकोशला से शादी करते ही इसको काशी दहेज में मिल गया। काशी दहेज में मिल गया, तो काशी पर इसने यहाँ पर अधिकार कर लिया, काशी पर इसका अधिकार हो गया। इसके बाद में इसने जो है एक यहाँ पर जो है वज्जी था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। यहाँ पर लिच्छवी भारत का, क्या विश्व का सबसे पहला क्या था? गणराज्य था। तो जो वैशाली थी, वैशाली पे इस समय जो है चेटक शासक था। चेटक के बारे में आपने सुना होगा। चेटक अपनी बहन की शादी करता है ना, किससे? चेटक की बहन का क्या नाम था? त्रिशला। भूल जाते हुए
और त्रिशला किसकी माता थी? महावीर स्वामी जी की। तो ये उनके समकक्ष था, स्वामी महावीर स्वामी जी के और बौद्ध जी के। तो चेटक ने यहाँ पर अपनी बेटी की शादी, जो बेटी का नाम था चेटी की चेलना, चेटक की जो चेटक था इसकी बेटी का नाम था चेलना। क्या नाम था? चेलना। तो चेलना, हाँ, चेटक की बेटी का नाम था चेलना। तो चेलना से भी शादी कर लेता, बहुत शादी करते था। ऐसा कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि बिम्बिसार ने 500 शादियाँ की थी, 500 पत्नियाँ रखता था ये, बहुत शादियाँ। हाँ, अरे बहुत शादी किया था पूरा जो है। लेकिन यहाँ तीन का ही उल्लेख मिलता है। तो चेटक की बेटी चेलना से शादी करके वैशाली को मिला लिया। अब यहाँ इसका वज्जी तक हो गया, वज्जी को मिला लिया। और एक राज था अवंती। कौन से, कहाँ पर है अवंती? मध्य प्रदेश में है ना अवंती। इसकी राजधानी क्या है? माहिष्मती और क्या है? उज्जैन। तो यहाँ का राजा था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत। अवंती का राजा जो था, क्या नाम था? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत को जो है एक रोग हो गया था जिसको कहते हैं पीलिया रोग। कौन सा रोग? पीलिया। ठीक है, आज भी पीलिया घातक है कि नहीं? पीलिया हो जाए तो आदमी धीरे धीरे करके, अगर इलाज सही ना हो तो मर जाता है। उस समय जब इतना ज़्यादा जो है उसके दवाओं की व्यवस्था नहीं हो। और पीलिया को पांडु रोग भी कहा गया है। पांडु रोग, मुझे लगता है जो राजा पांडु थे, पांडवों 5 भाइयों के जो पिता थे पांडु, वो भी ऐसे मरियल से थे, उनको भी यही पीलिया था। तो उन्हीं के नाम पर इस रोग का नाम बाद में पड़ा पांडु रोग। ठीक है, तो पीलिया को पांडु रोग कहते हैं। तो ये मरने वाला था, ये ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारे वैद्यों ने इसका इलाज किया चंद्रप्रद्योत का, और ये ठीक नहीं हुआ। अब इसने चालाकी क्या की, बिम्बिसार ने, अब इसके पास एक बहुत बड़ा जो है उस समय राजवैद्य था, जीवक नाम था। क्या नाम था? जीवक। इसका बहुत उल्लेख मिलता है और इस पे प्रश्न भी आते हैं, इससे प्रश्न आते हैं। तो जीवक किसका राजवैद्य था? बिम्बिसार का। जीवक जो है बिम्बिसार का, यानी मगध में था। कहाँ था? मगध में था। तो जीवक जो है बिम्बिसार का क्या था? राजवैद्य था। तो इसने चालाकी क्या की कि चंद्रप्रद्योत की बीमारी सही करने के लिए इसने जीवक को कहाँ भेजा? अवंती भेजा। जीवक को कहाँ भेजा? अवंती। और जीवक काफ़ी बढ़िया जो है शल्य चिकित्सक था, उसने इसको ठीक कर दिया, उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। अब जब ठीक कर दिया तो ये नतमस्तक हो गया कि भाई हमारी प्राण को बचाए हो तो बिम्बिसार मेरा राज्य तुम्हें ले जाओ। तो अब इसने जो है यहाँ तक राज्य फैला लिया। तो इस तरीके से बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध और कुछ मित्रता और कुछ कूटनीतिक चालें चल करके अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाता चला गया। हाँ, साम्राज्य को विस्तृत करता चला गया ये। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी सीमा का विस्तार हो गया। अब इसके बाद में बिम्बिसार के बाद में इसका पुत्र आता है जिसका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, अब ये चूँकि बहुत शादी करता चला जा रहा था, अब जब खुदे शादी करेगा तो बेटे की शादी कहाँ से होगी? तो अजातशत्रु बड़ा परेशान कि हमारा बाप दे शादी करता जा रहा है। तो उसने उठाया भाला भोंक दिया। कहा अब इससे 2 फल सिद्ध हुए। अजातशत्रु के बाप मरा तो उसको गद्दी मिली, और बाप ने पहले से ही पूरा सब क्या कर रखा था? हाँ, अपने साम्राज्य की सीमा काफ़ी बढ़ा कर ली थी। और अजातशत्रु को ये सब जो है उसके मरते ही सीमा मिल गया, और अब उसको भी मौका मिलेगा भाई कि हमारी भी शादी होगी। सही, हाँ भाई, अभी जब बाप पूरी शादी सब जगह किसी बहन को ले आ रहा है, किसी बेटी कर रहा है, और अपने बेटे को मौका ही नहीं दे रहा है शादी करने को, तो यहाँ पर जो है, हाँ, तो इसने जो है बिम्बिसार को मार दिया। किसने? अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी। ठीक है, अब ये चूंकि पुत्र था किसका? बिम्बिसार का, तो पुत्र की हत्या किया, इसीलिए इस वंश को कहते हैं पितृहंता वंश। अभी बिम्बिसार अजातशत्रु को भी मारेगा इसका बेटा उदयन। ठीक है, तो इसीलिए इस राजवंश का नाम जो रखा गया हर्यंक वंश का, पितृहंता वंश, इसीलिए रखा गया कि लगातार 2-3 राजकुमारों ने अपने पिता की हत्या की है राजगद्दी पाने के लिए और शादियां करने के लिए। तो मजाक में कह रहा हूँ, शादी नहीं रहे होगी लाल, लेकिन राजगद्दी को पाने के लिए जो है ऐसा किया है।
राजगद्दी देर में मिलेगी भाई, अब राजगद्दी तो अभी चाहिए। अब कब जब पिताजी पता चला मतलब ऐसे जीवक जैसे वैद्य को रख रहे हैं, खूब चमनप्राश हो खा रहे हैं, जो है स्वर्ण भस्म हो सब खा रहे हैं, मरेंगे ही नहीं जल्दी। और बेटा पता चलेगा बुढ़ा हो जाएगा राज पाते पाते, तो सोचा उठाओ भाला और भोंक दो। तो इसने जो है अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। और अजातशत्रु का उपनाम क्या मिलता है? कुणिक। इसका नाम क्या मिलता है दूसरा? कुणिक। कुणिक नाम के नाम से भी जाना जाता है, ये नोट कर लेना। कुणिक किसका नाम था? अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु का उपनाम कुणिक भी मिलता है इतिहासों में, इतिहास में कुणिक इसका उपनाम भी मिलता है। हाँ हाँ, कुणिक, कुणिक, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसने अपने पिता की हत्या की, अब ये नहीं पता है कि ये किसका जो है पुत्र था, तमाम उसकी पत्नियां थीं। तो दो तो क्लियर है कि दो का पुत्र नहीं रहा होगा। जैसे ही इसने मारा तो दो जगह वैवाहिक संबंध किए थे, वैशाली से और कहाँ? कौशल से, कौशल से और उनसे। तो जैसे ही कौशल की और वैशाली की बेटियां विधवा हुईं, वैसे ही उन्होंने अपना दिया हुआ सारा सामान वापस ले लिया। दहेज में क्या दिया था? राज दिया था ना, काशी दिया था कौशल ने, तो कौशल ने काशी वापस ले लिया। और वैशाली ने भी कहा कि ठीक है वैशाली हम वापस ले लेते हैं, मतलब वैशाली पे इनका संबंध अच्छे बन गए थे क्योंकि शादी हो गई थी। तो फिर वो भी नाराज़ हो गया, भाई जो है लिच्छवी की जो है राजकुमारी मारी गई, उसके मतलब विधवा हुई थी, उसका जो है बिम्बिसार हस्बैंड मारा गया था, तो विधवा हो गई थी। तो ऐसे में क्या होते हैं, दोनों जो है संबंध तोड़ देते हैं, दोनों संबंध तोड़ देते हैं। अजातशत्रु राजा बना था अपने बाप के विस्तृत जो है साम्राज्य को हड़पने के लिए, लेकिन बात उल्टी हो जाती है, बात उल्टी हो जाती है। ये सब अपना अब फिर इसको पाने के लिए फिर इसे युद्ध करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध। तो ये युद्ध करता है किससे? कौशल से भी और वैशाली से भी। कौशल से युद्ध करता है, तो कौशल से युद्ध करते हुए प्रसेनजीत से जब युद्ध करता है तो उसमें हार जाता है, प्रसेनजीत से युद्ध में हार जाता है। और वहाँ पर उसकी बेटी थी वजीरा। वजीरा जो है ये अजातशत्रु जब वहाँ रहा होगा तो दोनों में प्रेम संबंध बन गए होंगे, तो उसकी वजह से वजीरा इसको पसंद करने लगती है, ठीक है। और हार जाता है तो इसको ला करके बंदीगृह में डाल देता है कौन? प्रसेनजीत, कौशल का राजा प्रसेनजीत। तो उसके बाद में उसकी बेटी प्रस्ताव रखती है कि पिताजी मेरी तो इससे शादी कर दो, जो है इसको बंदीगृह में क्यों रखे हो? तो फिर उसकी शादी कर देते हैं वजीरा से, अजातशत्रु की शादी हो जाती है और काशी पुनः जो है दहेज में मिल जाता है। एक तो उसने जीत लिया काशी को, फिर से पिताजी के रास्ते चल रहा है, बाप के रास्ते बेटा चल रहा है। इसने भी शादी शुरू की, तो शादी कहाँ से की? कौशल प्रसेनजीत की बिटिया वजीरा से शादी कर ली। वहाँ तो बहन आई थी और यहाँ पर बेटी आई, वजीरा नाम था, ठीक है। तो वजीरा से ये शादी कर लेता है और वजीरा से शादी करके काशी को फिर से दहेज में प्राप्त कर लेता है। तो एक तो मामला सही हो गया। अब वैशाली काफ़ी परेशान था, उसने भी जो है वापस ले लिया था अपना जो है सारा जो है इसका साम्राज्य जो था, कहा ठीक है हम इसको कब्जे में करते हैं अपने। और वैशाली भी शक्तिशाली था उस समय। तो इसके साथ में इसके लगभग 16 युद्ध होते हैं अजातशत्रु के, 16 वर्षों तक युद्ध होते हैं, कई झड़प होती हैं, 16 वर्षों तक युद्ध झड़पें होती रहती हैं अजातशत्रु की। और लेकिन जब युद्धों में हारता रहता है, जीतता नहीं, तो ये कूटनीतिक चाल चलता है, कूटनीतिक चाल चलता है। और ये जो है अपने एक जो है इसका एक मंत्री था, कूटनीतिक मंत्री। उस समय ऐसे भी मंत्री होते थे जो जैसे कूटनीति भी जानते हों, कूटनीति जैसे चाणक्य था कूटनीतिक था, ठीक है। तो ऐसे ही एक मंत्री था वत्सकार, क्या नाम था? वत्सकार। तो वत्सकार को जो है वैशाली भेजता है गुप्तचर बना करके, क्या बना करके? गुप्तचर। किसको भेजता है? वत्सकार को, जो कूटनीतिक मंत्री किसका था? अजातशत्रु का। तो इसको भेजता है और वहाँ जा कर के महल में आसपास सूचना इकट्ठा करता है कि महल में क्या भेद है, कैसी सेना है वैशाली की। तो सब कुछ जो है जब जानकारी मिल जाती है तो यहाँ पर 2 यंत्र के आविष्कार करते हैं कि महल को भेदना है तो 2 यंत्र होने चाहिए कम से कम। एक जो है रथमूलक, एक क्या बनाता है? रथमूलक, रथमूलक या रथमूसल, क्या लिखा है? रथमूसल, सॉरी, रथमूसल, रथमूसल। एक क्या है? रथमूसल, रथमूलक नहीं, रथमूसल। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में भल्लाल देव लेकर चलता है, चारों तरफ जो है घूमते घामते, उसमें तमाम बाण निकलते हैं इस टाइप से रथ में से, ठीक है, और गोले वोले भी निकलते हैं।
अच्छा गोले उसमें नहीं निकलते हैं सर, हाँ बाण निकलते हैं, वो घूमता हुआ चक्री चलती है ना, तो ये उसी टाइप का जो है यंत्र रहा होगा। तो ये रथमूसल जो है, रथमूसल बनाता है कि जो है उसकी सेना को, वैशाली को हराने के लिए हमारे पास एक ऐसा रथ होना चाहिए जिसमें से बाण वाण निकलें उसमें से, ठीक है। तो रथमूसल बनाता है। और एक बनाता है दूसरा जो है महाशिलाकंटक। दूसरा क्या बनाता है? महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक। तो 2 हथियार ईजाद करता है, किसकी सहायता से? वत्सकार की सहायता से। वत्सकार जो कि वहाँ गया था वैशाली में जानकारी लेने, और उसने बताया कुछ इस प्रकार से हमारे पास जब हथियार होंगे तो हम वैशाली को जीत सकते हैं। तो महाशिलाकंटक एक ऐसा हथियार था जिसमें से बड़े बड़े पत्थर जो है फेंके जाते थे, जैसे गुलेल होता है ना, गुलेल से हम खींच के मारते हैं, हाँ तो ऐसे, हाँ वही शायद बाहुबली में है शायद उस टाइप का, हाँ तो उस टाइप का जो है शिलाकंटक। शिला मतलब पत्थर और महा मतलब बड़े बड़े पत्थर। अगर मान लो भारी सेना दौड़ते हुए आ रही हमारी तरफ आक्रमण करने, और एक पत्थर जो है फेंक दिए पूरा जो है 5 कुंटल का 10 कुंटल का, तो लेकर कई सैनिकों को मार देगा ना वो। तो ऐसे ही महाशिलाकंटक का यही काम था। तो इस तरीके से इसने इन हथियारों की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली को पुनः क्या कर लिया? जीत लिया। वैशाली को पुनः जीत लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हथियार से जो है वैशाली को जीत लिया। अजातशत्रु के समय एक ऐसी घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? महात्मा बुद्ध के समय वाली। एक बौद्ध संगीत हुई थी, अजातशत्रु के समय ही हुई थी बौद्ध संगीत, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत हुई थी ना, राजगीर में, राजगृह जिसको आज राजगीर कहते हैं। तो अजातशत्रु के समय ही हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में। राजगीर में एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा। क्या है? सप्तपर्णी गुफा, ठीक है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में। राजगृह उसको कहते हैं, आज राजगीर नाम है। तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। यहाँ पर इसने क्या किया था? अपनी एक जो है बौद्ध संगीत जो है 483 ईसा पूर्व में संचालित की थी, या उसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कौन हो गया? अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का बेटा आता है उदयन, ठीक है। उदयन लास्ट बेटा इसका था, मतलब जो एक कुछ काम किया था, उसके बाद तो सब आवारा नकारा आते हैं। तो उदयन, या इसे उदयभद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयभद्र, ठीक है। तो उदयन आता है मगध की सत्ता पर, और उदयन क्या करता है? गंगा और सोन की जो है, जो नदियां हैं, गंगा इस तरीके से आ रही, सोन इस तरीके से आ रही। तो अभी तक राजधानी कहाँ थी? राजगीर में थी, राजगृह में थी। राजगृह को ही गिरिव्रज कहा गया है। जो बृहद्रथ था उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिव्रज में। गिरिव्रज, गिरिव्रज, गिरि का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। तो राजगृह जो है, गिरिव्रज या राजगृह, वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। तभी बहुत शक्तिशाली था वो। और उसने यहाँ पर गिरिव्रज या राजगृह था, तो इसी को बाद में जो है राजगृह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या राजाओं का घर है, यहाँ पर राजा तमाम पैदा हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम कर दिया गया राजगृह। अब उदयन क्या करता है? गंगा और सोन के संगम पे, गंगा और सोन के संगम में एक शहर बसाता है जिसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र। क्या नाम रखा गया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पटना, ठीक है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? उदयन। उदयन या उदयभद्र। जो आज का पटना है उसकी स्थापना कौन करता है? उदयन। तो उदयन किस वंश का शासक है? हरियंक वंश। प्रश्न यहाँ से आएगा कि पाटलिपुत्र या पटना की स्थापना करने वाला राजा किस वंश का था? हरियंक वंश का। किस वंश का था? हरियंक वंश का। और नाम क्या था उसका? उदयन। और पटना आज कहाँ पर है? गंगा और सोन नदियों के संगम पे है। अब देखो, जब गंगा उत्तर में है और इधर दक्षिण से एक सोन नदी आ रही है, और बीच में यहाँ की इसके संगम पर है, तो गंगा नदी का जलदुर्ग और सोन नदी का जलदुर्ग इसको बहुत सहायता प्रदान करता था पाटलिपुत्र का। कोई भी जो है दूसरे राज्य इस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। इसीलिए जो है इसने यहाँ पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। गिरिव्रज से या राजगीर, बाद में राजगीर नाम हो जाता है, बेमिसाल इसको राजगीर कहता है, तो राजगृह कहता है। राजगीरों को ही आज राजगीर कहते हैं, नाम बदलता रहता है। तो यहाँ से राजधानी स्थानांतरित कौन करता है? उदयन। राजगृह से पहली बार राजधानी स्थानांतरित करने वाला, पाटलिपुत्र लाने वाला कौन था? उदयन, ठीक है। तो इस तरीके से उदयन, फिर उदयन के 3 पुत्र होते हैं जो बारी बारी से शासन करते हैं।
अब ये चालाक था, इसने अपने पिता को मारा था, अजातशत्रु को इसने भी मारा था। और ये थोड़ा चालू था कि अब हम ये करते आ रहे हैं तो हो सकता है हमारे भी बेटे मार दें, तो इसने जल्दी उल्दी अपने बेटों को शादी वादी कर दी कि जो है झंझट खत्म हो जाए, हमको न मारे। तो हालांकि इसको किसी और ने मारा था, मार देता है, मर जाता है कोई वही सैनिक वैनिक। तो उसके बाद में इसके 3 पुत्र होते हैं, अनिरुद्ध और जो है मुंडक या मुंड उसको कहा जाता है, और नागदशक। इसका एक पुत्र था अनिरुद्ध, ठीक है, और एक पुत्र था मुंड या इसको मुंडक भी कहा गया है, और एक था नागदशक। क्या था? नागदशक, या इसका नागदर्शक भी नाम मिलता है। तो ये 3 पुत्रों ने बारी बारी से हर्यंक वंश पर क्या किया? शासन किया। मगध पर हर्यंक वंश के शासक हुए इसके मरने के बाद में, उदयन के बाद में। इसके बारे में ज़्यादा इतिहास में नहीं मिलता है। इसके बाद में नागदशक को उसका जो राज्यपाल था बनारस का शिशुनाग, उसने जो है नागदशक की हत्या करके और यहाँ पर किस वंश की स्थापना करता है? नाग वंश की या शिशुनाग वंश की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 वंशों के बारे में जाना। कौन से? बृहद्रथ वंश और हर्यंक वंश। कल हम लोग अध्ययन करेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद में जो है मौर्य वंश बाद में, ठीक।